Hello guys, welcome to EduGiri. We are going to discuss about 17 सितंबर के हम डिस्कस क्या करेंगे 17 सितंबर की क्लास है ये, ठीक है। द हिंदू एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। SC to examine suggestions to stop bulldozer justice। बुलडोजर जस्टिस किसको बोला गया है कि अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड कौन है? जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कुछ गलत काम कमिट करा है, ठीक है ना। अब अक्यूज्ड का घर जो होता है, शॉप जो होता है, जो गवर्नमेंट लैंड पे अगर बना हुआ है तो उसको वो बुलडोजर से रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारे लैंड पे बना हुआ था इसलिए हमने रिमूव किया, बट यहाँ पर कोर्ट और लोग कह रहे हैं कि भाई ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस में, ठीक है। तो अब इसके ऊपर सरकार कह रही है, सरकार नहीं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम गाइडलाइंस लेकर आएंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन ऑन ट्यूसडे सजेशंस फ्रॉम पिटिशनर सीकिंग रिलीफ फ्रॉम स्टेट्स बुलडोजिंग होम्स एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ अंडर ट्रायल्स एंड फ्रेम पैन इंडिया गाइडलाइंस। तो पैन इंडिया गाइडलाइंस बनाने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। अब ये देखेंगे, अ बेंच ऑफ जस्टिस BR गवई हैड मेड इट क्लियर दैट लॉ डिड नॉट परमिट रेट्रीब्यूटरी डिमोलिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अक्यूज्ड। अब यहाँ पर NL SAT का ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्रॉपर्टी जो रिमूव करी जाती है करी जानी चाहिए या नहीं। हाउ कैन एनीबडीज होम बी डिमोलिश बिकॉज ही इज एन अक्यूज्ड इन अ केस, द लॉ डज नॉट परमिट दैट, कैन इट हैपन इवन इफ अ पर्सन इज अ कॉन्विक्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि यार अक्यूज्ड के साथ तो तुम कैसे कर ही सकते हो क्योंकि वो तो प्रूव नहीं हुआ। क्या एक कन्विक्टेड पर्सन, मतलब जो प्रूव हो गया कि जिसने गलत काम किया है, क्या आप उसका घर, शॉप या प्रॉपर्टी को बुलडोजर चला सकते हो? द कोर्ट हैड इन्वाइटेड सजेशंस फ्रॉम पिटिशनर्स फॉर फ्रेमिंग यूनिफॉर्म गाइडलाइंस अगेंस्ट illegal demolitions. Jamaat-ul-Hind, the main petitioner, has suggested prior notice at least 45 to 60 days in advance. अब NL SAT वालों को ये नोट कर लेना चाहिए कि किसने क्या सुजेस्ट करा है। जमात-उल-हिंद जो है, ये NL SAT वाले नोट करेंगे या SLS पुणे वाले, ऐसे राइटिंग वाले, कि जमायत उलेमा ई हिंद मेन petitioner has suggested prior notice at least 45 to 60 days in advance of a demolition, specifying the legal provisions under which a property would be raised and attaching personal liability on officers who violate the law through arbitrary, जो लॉ को वायलेट करे उनके अगेंस्ट एक्शन। तो ये NL SAT वाले लिखेंगे, एक सुजेशन आपके ऐसे में हो सकती है। द पिटिशनर सॉट इमीडिएट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ, रेस्टिट्यूशन, कॉम्पनसेशन टू पर्सन एंड देयर फैमिलीज हुज होम। तो ये भी एक सुजेशन जो है आप अपने ऐसे में दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। मीडिया ट्रायल बेस्ड ऑन चेरी पिक्ड इन्फॉर्मेशन। चेरी पिक मतलब अपने मन मुताबिक जो ठीक लगते हैं इन्फॉर्मेशन वो उठा दी। तो के हेमा जो रिपोर्ट आई जिसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो सेक्सुअल असॉल्ट की चीज़ें हुई हैं उसके बारे में बात हुई है, एक टीवी वाले ने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें उठा ली जो उसको ठीक लगे और उसके बारे में बात कर ली। तो उन्होंने बोला कि ये गलत है, ठीक है ना। आपको सारा चीज़ें की बात करनी चाहिए या फिर बात ही नहीं करनी चाहिए। तो ये नोट करने वाला नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि के हेमा कमिटी जो है वो किस लिए बनी है। ये हम सितंबर में नोट कर चुके हैं, अगर आपने सितंबर की क्लासेस लगाई हैं तो आपको पता होगा। उसके बाद अ सेकंड अपरेंट अटेम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ फॉर्मर US प्रेसिडेंट। तो US प्रेसिडेंट जो फॉर्मर एक्स US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ऊपर अटैक जो है वो पहले एक अटैक हुआ था, ठीक है ना। पेनिसिल्वानिया में हुआ था ये अटैक, ठीक है ना। उनके कान पर गोली लग गई थी पर उनकी जान बच गई थी। अब दोबारा से एक बंदा मिला है जो कि अटैक करना चाह रहा था बट अटैक हुआ नहीं, ठीक है ना।
A man with a rifle at the golf club where Mr. Trump was located was confronted by Secret Service and taken into custody. ठीक है ना, अब ये नोट नहीं करना है, बट हमें पता होना चाहिए अटैक किस पे हुआ था. डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ था. ठीक है, कोई मुझे उस पर्सन का नेम बता सकते हैं जिसने अटैक किया था? ये हमने कवर किया हुआ है. प्लीज़ मंथली न्यूज़ जो है अपनी कवर करके रखिए. अगर आप नहीं करेंगे, बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, हम ना आपको सितंबर से देख रहे हैं, हम ना आपको अगस्त से देख रहे हैं, बट हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे. कैसे आएंगे? एक महीने का करके आप सोच रहे हो कि सारा हो जाएगा? अगर आपका पेपर दिसंबर में है, आपको जनवरी से करंट अफेयर्स कवर करनी है. एक महीने का बढ़ के नहीं होने वाला. यस होगा, बट आपको पिछले महीने भी कवर करने पड़ेंगे. अब बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके लिए आप हमारे वन शॉट्स लीजिए, सबसे बेस्ट है. ठीक है ना, कोई मतलब लिए हैं तो 300 रुपये लगाओगे तो उसका आपको सब कुछ उसमें मिलेगा. योर मंथ विल बी सॉर्टेड. नहीं तो आप अपना बंडल भी खरीद सकते हैं. बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया recently dismissed a petition filed by former civil servants, academicians, academics and activists. अब यहाँ पे कौन सा केस था? ठीक है, तो पहले केस का नाम लिख लेते हैं. अशोक कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अशोक कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस का नाम है. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट dismissed a petition filed by former civil servants, academics and activists. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जो है ख़त्म कर दिया. और इस केस में क्या डिमांड थी? इस केस में मांगा गया था हैड सॉट. क्या मांगा था इन लोगों ने सिविल सर्वेंट में? हैड सॉट द सस्पेंशन ऑफ existing licenses by government to public sector and private companies for exporting military equipment to Israel during the ongoing war. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? देखो, समझने की कोशिश करो कि इन लोगों ने केसेस फाइल करे, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना. ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि इजराइल को जो मिलिट्री इक्विपमेंट जा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है कि इतना जाएगा, पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने करा है ये, उनको बोलो कि ये सस्पेंड कर दें, कि ये मत भेजें. तो सुप्रीम कोर्ट कहता हम ऐसा नहीं करेंगे. वाइल द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट इट वाज नॉट रूलिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. इट वाज मेरिट्स मतलब जो कहा जा रहा है इसमें, जो रीजंस दिए जा रहे हैं उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं. वो किसी द डिसमिसल रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट लिमिट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर एग्जीक्यूटिव डिसीजन इन मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी. इसके ऊपर क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि क्या लिमिट्स हैं. ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है ना, लिमिट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस in matter of foreign policy and especially where there are grave violations of international humanitarian law. तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्लैट वाले भी कृपया ध्यान से सुने, आपका पेपर जो है अब अंडरस्टैंडिंग बेस ज़्यादा हो गया है, तो समझ नहीं होगी किसी चीज़ की तो डूब जाओगे. जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो गया? जुडिशियल रिव्यू की कोर्ट कैन चेक, कोर्ट कैन से
कि ये सही है या गलत है। जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले रही है, जो सरकार, जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, उसको बोल सकते हैं ये सही है गलत। बट वो कितना ज्यादा बोल सकती है जब फॉरेन पॉलिसी, एक कंट्री के साथ रिलेशनशिप की बात आती है, और स्पेशली एक तरफ कंट्री के साथ रिलेशनशिप, यहाँ पर इसराइल के साथ रिलेशनशिप की बात आती है, और दूसरा ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं वो, इसराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, और इसके अंदर गाजा में जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। अब इसराइल के पास वेपन्स हैं तभी वो अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक साइड पर फॉरेन पॉलिसी है जिसके अंदर सप्लाई हो रहा है, हमें पैसे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों की जान जा रही है। तो क्या मतलब इसके ऊपर कितना बोल सकती है सुप्रीम कोर्ट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद द चैलेंज वाज इन व्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन जनवरी ऑर्डरिंग प्रोविजनल मेजर्स अगेंस्ट इसराइल फॉर वायलेशन इन द गाजा स्ट्रिप। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या बोल रहा है कि इसराइल जो कर रहा है ना गाजा के अंदर, वो गलत कर रहा है, वो सही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, और वो जेनोसाइड कर रहा है, मतलब एक लोगों की एक ग्रुप को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। द प्रोविजनल मेजर्स इंक्लूडेड इमीडिएट हॉल्ट ऑफ टू किल। अब यहाँ पे आईसीजे ने बोला था कि मारना बंद करो, जो कर रहे हो, ये इसराइल को बोला उसने, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला कि जर्मनी जो है वो भी सप्लाई कर रहा है। जर्मनी, द आईसीजे सिग्निफिकेंटली स्टेटेड दैट कोर्ट कंसिडर्स इट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड ऑल स्टेट्स ऑफ देयर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, कि आप जो सामान भेज रहे हो, इसराइल को दे रहे हो, वो सही नहीं है। जिनीवा कन्वेंशन, जेनोसाइड कन्वेंशन जो है, आप उसको वायलेट कर रहे हो, इंडिया भी उसको वायलेट कर रहा है। एज पार्टी टू दीज कन्वेंशन इंडिया हैज सिमिलर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर जिनीवा एंड जेनोसाइड कन्वेंशन, क्या बोल रहे हैं, जिनीवा और जेनोसाइड कन्वेंशन। तो जिनीवा जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है, इंडिया हैज साइंड, इंडिया इज पार्टी टू दीज कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद द कोर्ट वाइल डिसमिसिंग द प्रेजेंट केस हैज हेल्ड दैट फर्स्ट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस आर नॉट बाइंडिंग सिंस द कंट्री विच इज इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाज नॉट बिफोर द कोर्ट। अब यहाँ पे इन्होंने जो रीजंस दिए हैं कि क्यों हम ये मतलब इसमें नहीं बोल सकते हैं, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। बट जो नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा केस था जिसके अंदर मांगा गया था कि जितना भी मिलिट्री का सामान, जितना भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह भेजे जा रहे हैं वॉर के लिए, वो इसराइल को बिल्कुल भी ना दिए जाएं, क्योंकि वो जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। तो आपको यहाँ से आ सकता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प कर सकती है, तो वो मैंने समझा दिया है फॉर ऑल एग्जाम्स। जो रीजंस है, अगर आपको डिटेल में समझने हैं रीजंस, तो फिर हम वापस से आके इनको समझेंगे, अभी आगे चलेंगे, ठीक है। मतलब ये रीजंस जो हैं वो कुछ एग्जाम्स में ही आएंगे, जो डिफिकल्ट वाले एग्जाम्स है, एनएलसैट, क्लैट, वहां पर आ सकते हैं, तो वो अलग से डिस्कस करेंगे। द कैजुअल एग्जैगरेशन ऑफ क्लेम्स इन मेडिसिन। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कैसे एक जो मेडिसिन है जो आईज के लिए यूज करी जाती है, और जिसमें कहा गया कि आपको रीडिंग ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो कैसे बंद करी गई है। नाउ एंड फैक्ट्स हैव लॉन्ग बीन इन प्ले, द प्रॉमिस ऑफ स्पेक्टेकुलर कर्सेस एडवर्टाइज्ड इन मीडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम इन फैक्ट प्रॉम्प्टेड सेपरेट लेजिस्लेशन टू कर्ब। अब यहाँ पे जो मीडिया के अंदर आ जाता है कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, आपको दिख जाएगा अगर ये हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा कि अगर गलत मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है ना, लिमिटिंग, यहाँ पे लिखेंगे मेडिसिन एडवर्टीजमेंट लिमिटेशंस लगाने के लिए कि मेडिसिन की जब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वो अपना दायरा ना भूले, उसके लिए कौन सा लॉ है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट, ठीक है ना, ड्रग्स एंड मैजिक ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। लास्ट वीक कंट्रोवर्सी ओवर द क्लेम्स ओवर द प्राउनेस ऑफ आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब फॉर प्रेसबायोपिया, ठीक है, प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसबायोपिया, ठीक है ना। तो इसमें दिखता नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर सेंट्रल स्पेंडिंग ऑफ फार्मा, यहाँ पे CDSCO, दैट इज
Central Drugs Standard Controlled Organization suspended a pharma company's permission to manufacture and market the product. ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेस बायोपिया की जो आई ड्रॉप्स थी उस पर CDSCO ने सस्पेंड कर दिया कि आप जो है फार्मा की कंपनी जो है मैन्युफैक्चर और मार्केट एडवर्टाइज नहीं कर पाओगे। सेड द कंपनी हैड मेड क्लेम्स फॉर विच इट हैड नॉट बीन ऑथराइज्ड। ठीक है ना। क्यों किया? कंपनी मेड क्लेम्स फॉर विच नॉट ऑथराइज्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपनी का नाम क्या है? ENTOD फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है ना। तो ये है। सो दिस इज व्हाट इज देयर। मेडिसिन एडवर्टीजमेंट लिमिटेशंस के बारे में अगर बात करें तो कौन सा लॉ है? ये वाला लॉ जो है उसके बारे में बात करता है। उसके बाद CDSCO ने आई ड्रॉप्स थे कौन सी डिजीज के लिए? प्रेस बायोपिया के लिए। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस बायोपिया के अंदर आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब फॉर प्रेस बायोपिया प्रोग्रेसिव लॉस of the near focusing ability of eye due to aging। ठीक है ना। तो ये भी लिख लिया अगर साइंस में क्वेश्चन आ जाए। और CDSCO जो है इसका मतलब वो देखती है कि कौन से वो क्या परमिशन देनी है ड्रग्स के लिए, कंट्रोल करती है ड्रग्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी का नाम भी इंपॉर्टेंट है जिसकी ये आई ड्रॉप्स थी। ठीक है ना। परसवू इज द फर्स्ट DGCI अप्रूव्ड प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप्स टू एलिमिनेट नीड फॉर रीडिंग ग्लासेस। ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम भी लिख सकते हैं। प्रेसवू वॉज द नेम ऑफ आई ड्रॉप्स। नेम ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है। वो कहते हैं चश्मा ही नहीं लगाना, ये आई ड्रॉप्स डालो बस। उसके बाद आगे चलेंगे। द समिट ऑफ फ्यूचर। समिट ऑफ फ्यूचर जो है UN की है, जहाँ पे UN का फ्यूचर डिसाइड होगा। ये कहाँ पर हो रही है? न्यूयॉर्क में हो रही है। ठीक है ना। तो इसके बारे में तो बार बार पढ़ेंगे। समिट ऑफ द फ्यूचर। अभी जितने भी एडिटोरियल्स आ रहे हैं वो सब गेस वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ की बात होगी, उस चीज़ की बात होगी, तो उसके नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। लेट द समिट टेक प्लेस। उसके बाद जिसकी बारे में एक्चुअली बात हुई वो नोट करेंगे। ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस जो है इसकी समिट है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में ये समिट है। वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर है? NY न्यूयॉर्क में ये समिट है। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द फ्रेज वुमेन लेड डेवलपमेंट। अब वुमेन लेड डेवलपमेंट का जो फ्रेज है वो बहुत यूज किया गया G20 के अंदर, जिसको 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था। अब जिसके अंदर वॉज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द 6 फोकल पॉइंट्स ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 हैज ऑलवेज बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ गवर्नमेंट्स priorities and policies under a women led development approach। women are not just beneficiaries of development। women को सिर्फ बेनिफिट नहीं मिलता है, लिखने की जरूरत नहीं है, बेनिफिट नहीं मिलता है सिर्फ डेवलपमेंट का, बल्कि वो उसको ऑल्सो सेट द एजेंडा फॉर डेवलपमेंट। वो उसका पार्ट रहती हैं, पार्टिसिपेट, दे आर पार्टिसिपेंट्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वुमेन लेड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? वुमेन लेड डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर वुमेन जो है वो पार्ट एंड पार्सल रहे प्लानिंग का और डिसीजन मेकिंग का, ना सिर्फ कि उसको बेनिफिट मिल रहा हो जो डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। RC के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तमिलनाडु इज येट टू रिसीव दिस ईयर्स फंड्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द फ्लैगशिप स्कीम समग्र शिक्षा। तो तमिलनाडु इज येट टू, लिखेंगे तमिलनाडु येट टू रिसीव, येट टू गेट फंड्स from union government under educational scheme समग्र शिक्षा। किसके बारे में बात करें? समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा क्या है? इंटीग्रेटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम
for school education from nursery till class 12th with components of teacher training, like टीचर ट्रेनिंग करते हैं, टीचर्स को ट्रेन करते हैं, डिजिटल बड़ा कुछ है जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो समग्र शिक्षा है वो स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है इसके, और यहाँ पर नर्सरी से लेकर 12th में स्कूल एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं. और जो तमिलनाडु है वो कौन सी नहीं अप्लाई, तमिलनाडु कह रही है ये पैसे इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से नहीं दे रहे, कुछ और दिक्कत है. तो ये इन दोनों में झटपट चल रहा है. ठीक है. और उसके बाद एक और स्कीम के बारे में बात हो रही है, दैट इज पीएम श्री स्कीम. ये आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में अगर आपने अगस्त का न्यूज़पेपर अटेंड किया है तो. पीएम श्री की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. ठीक है ना. तो इसके अंदर स्कीम बीइंग रन फ्रॉम एम्स टू क्रिएट, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल्स हो रहा है, बेसिकली अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल्स. ठीक है ना. वो कह रहे हैं कि हम क्यों लागू करें, हमने ऑलरेडी जो हम करना चाहते थे हमने कर दिया, हम नहीं लागू करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, ये सब हो रहा है. अब इसके बाद बात हो रही है इमरजेंसी प्रोविजन की. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपको 100% आएगा. तो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे, थोड़ी लंबी जाएंगी तो ध्यान जो है बहुत अच्छे से देना होगा. ठीक है ना. तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है. देखो यार, हमारे कंट्री के अंदर फेडरलिज्म है. ठीक है. वी आर अ फेडरल कंट्री. फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, दैट द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. पावर इज divided between distribution of power between center and state. So federalism का मतलब क्या है, that the power is divided between central government and the state government. ठीक है ना. और ये किसके बारे में बात हुई है, इसमें 7th schedule distributes the power. 7th schedule distributes the power. ठीक है ना. It is the domain of state. अब यहाँ पर 7th शेड्यूल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड है. बट अगर स्टेट के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना, या फिर अगर देश के अंदर कंट्री के अंदर गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होता है, तो सारी पावर्स जो हैं, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैं. ठीक है ना. नेशनल इमरजेंसीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3. ठीक है. इमरजेंसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में बात करती है. एक नेशनल इमरजेंसी, पूरी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लग जाना. एक स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है, और थर्ड जो इमरजेंसी है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, मतलब कि हमारे पास पैसा नहीं है. तो हम यहाँ पर आज स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात करेंगे. वैसे हमारे यहाँ पर जो पावर है वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है तो कंफ्यूजन भी होती है, बहुत चीज़ें, बट वो ज़रूरी भी है. बट कभी कभी होता है कि कंफ्यूजन नहीं हो सकती है, एक ही जगह से सारे डिसीजन मेकिंग ज़रूरी हो जाती है. जैसे कि नेशनल के केस में अगर वॉर लगी हुई है, अगर आर्म्ड रेबिलियन हो रहा है देश के अंदर, तो ऑब्वियसली स्टेट्स को साइडलाइन कर दिया जाता है और सारी पावर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है. सिमिलरली अगर कोई स्टेट है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारे कहती है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट को रन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं बैठकर देखते रहेंगे. तो यहाँ पर भी स्टेट के अंदर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट उस स्टेट को देखेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते. नेशनल के अंदर सभी जगह पर लग जाती है, सभी इंक्लूड होती है. स्टेट के अंदर सिर्फ जो स्टेट जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली रन नहीं किया जा रहा है सिस्टम को, वो होती है. और फाइनेंशियल अलग है, जहां फाइनेंशियल पैसे की कमी हो गई है देश में तब होती है. ठीक है. अब यहाँ पर इंडिया इज अ फेडरेशन विद गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड स्टेट. द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. Under this scheme, it is the domain of state government to maintain law and order in their respective states. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर आता है, लॉ एंड ऑर्डर
स्टेट ने मेंटेन करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट का वो डोमेन है। ठीक है, अब इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ पे दिए हुए हैं, ये बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, कहाँ पर दिए हुए हैं। प्रोवाइडेड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। Article 355, 356 primarily deal with affairs of government in a state under its part. Article 55 imposes a duty on center to protect every state from external aggression and internal disturbance. It also specifies the center should ensure that every government operate according to the constitution. Article 356 allows for the imposition of the president's rule. तो Article 356 now this is very important, यहाँ से question बनता है। Article 356 allows for the imposition of president's rule if a state government cannot function in accordance to law and कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग्स टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं रन करती है, ठीक है ना, तो फिर कौन उसके अंदर आ जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो उस स्टेट को रन करेंगे, सीएम रिमूव हो जाते हैं, सरकार रिमूव हो जाती है वहाँ की। तो दिस इज इमरजेंसी। अब इसके बारे में क्यों बात करें, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो स्टेट है, क्योंकि अब रॉकेट से अटैक किया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं क्या यहाँ पर टाइम आ गया है कि प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया जाए। तो ये डिस्कस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, 356 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीतास। तो इंडिया के अंदर चीता लेकर आए जा रहे हैं अंडर चीता एक्शन प्लान, दैट इज कैप, चीता एक्शन प्लान। अब इसके अंदर क्या है, एम्बिशियस एफर्ट टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता इन इकोसिस्टम। अब आप कहोगे क्यों लेकर आ रहे हैं चीता। सबसे पहले तो इंडिया में चीता जो है वो खत्म हो गए, ठीक है ना। अब उनको अफ्रीका से लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमको अपना ट्रांसलोकेशन क्यों कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन क्यों कर रहे हैं, टू कंजर्व थ्रेटन्ड स्पीशीज एंड रिस्टोर इकोसिस्टम फंक्शंस। ठीक है ना, रिस्टोर करना चाहते हैं किसको, इकोसिस्टम, जो थ्रेटन्ड इको स्पीशीज और हैं उनको, और रिस्टोर करना चाहते हैं इकोसिस्टम को। ठीक है ना, हमने फूड चेन पढ़ी थी, एवरीवन हैज स्टडीड फूड चेन। तो वो फूड चेन के अंदर कहीं ना कहीं चीता आता है, वो फूड चेन डिस्टर्ब हो गई है, उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आए हैं, जो चीता, वो कहाँ से आए हैं, नमीबिया से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं, और अभी तक वो कहाँ रखे गए हैं, अभी तक वो रखे गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ पे रखे गए हैं, कूनो नेशनल पार्क में। एंड कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगेन ये क्वेश्चन एक फेवरेट पीवाईक्यू बन गया है कि चीता कहाँ रखा गया है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे। दिस इज अ पीवाईक्यू जो हर साल आ रहा है, या ये पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से चीता को लेकर आए, फ्रॉम वेयर, या कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, राइट। फिल्म्स टू बी असेसिबल टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी फिल्म्स देख पाएंगे। द असेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल इन ई सिने प्रमाण वेबसाइट हैज बीन सक्सेसफुली डिप्लॉयड। तो यहाँ पर क्या है, असेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल कहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है, ई सिने प्रमाण वेबसाइट पर। ठीक है ना,
अब यहाँ पर एप्लीकेंट्स enabling applicants to submit their films in the required accessibility features of persons with hearing and visual disabilities, ठीक है ना, can submit films with required असेसिबिलिटी फीचर, मतलब असेसिबिलिटी फीचर जो है हियरिंग के लिए या वो भी जो भी है, अगर वो है तो वहाँ से सर्टिफिकेशन या ये मिल सकती है, हियरिंग या विजुअल डिसेबिलिटी जो होती है उसके लिए ये मिल जाएगा। The Ministry of Information and Broadcasting had set September 15 as the effective date for implementation of these guidelines. तो accessibility standard module जो है ये कौन लेकर आया है? By Ministry of Information and Broadcasting, ठीक है। उसके बाद these guidelines apply for those feature films certified by Central Board of Film Certification for public exhibition in cinema. All films that are to be certified in more than one language should have at least one accessibility feature. अब इसके अंदर क्या बोला है? All films that are to be certified in more than one language should have at least one accessibility feature, each for persons with hearing or visual disabilities, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज में फिल्म रिलीज करनी है तो आपको हियरिंग और विजुअल डिसेबल्ड लोगों के लिए आपको कुछ तो असेसिबिलिटी फीचर उसमें डालना पड़ेगा कि ये वो लोग भी ये मूवी मतलब इंजॉय कर सके। रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विल पावर इंडियाज ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी investors meet and expo, that is reinvest, sorry for the burp, ये फोर्थ है, inaugurated PM मोदी inaugurated फोर्थ एडिशन है जो ये हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। Mr. Modi said 140 crore Indians had pledged to make the country the world's third largest economy. ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, this is important, 100% expected question, बिल्कुल हलवा। रीइन्वेस्ट नाम है इसका, ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, अहमदाबाद गुजरात में हो रही है, फोर्थ एडिशन है। इंडिया स्ट्रांगली डिप्लोर्स कमेंट बाय ईरान लीडर। ईरान के लीडर ने क्या बोला? ईरान सुप्रीम लीडर, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतोला अली खामिनी, ठीक है। कमेंट ऑन कंडीशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो हालत है वो इंडिया में बहुत बेकार है। ये बोल रहे हैं इंक्लूडेड इंडिया alongside Gaza and Myanmar as one of the places where Muslims are suffering। वो कह रहे हैं जैसे जो रोहिंग्याज हैं, ठीक है ना, रोहिंग्याज जो इंडिया में आए हुए हैं, रोहिंग्याज जो हैं जो म्यांमार से भागकर इंडिया में आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि म्यांमार के अंदर, गाजा के अंदर और इंडिया के अंदर मुस्लिम्स का बुरा हाल है, मुस्लिम्स आर
सफरिंग। अब ये याद रखना है किसने बोला है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने, और ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है, आयतुल्ला अली खामेनी। म्यांमार के कौन से रोहिंग्यास हैं जो भागकर इंडिया और बांग्लादेश आए हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो है रोहिंग्यास, ठीक है ना। तो इसलिए रोहिंग्यास भी आ सकता है, ठीक है, मुस्लिम्स हैं ये। आगे चलेंगे, साइंटिस्ट सीक ट्रांसपेरेंसी इन विज्ञान पुरस्कार सिलेक्शन प्रोसेस। अब जो विज्ञान पुरस्कार हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, दैट इज RVP। अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये साइंटिफिक अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये साइंटिफिक अवार्ड्स हैं। तो यहाँ पर तो RVP रिप्लेस्ड, ये किसको रिप्लेस किया, रिप्लेस्ड शांति स्वरूप भटनागर, दैट इज SSB अवार्ड्स, ठीक है ना। ट्रेडिशनल गिवन टू आउटस्टैंडिंग दिस 33 साइंटिस्ट वाज कॉन्फर्ड। ये कितने साइंटिस्ट को दिया गया, 33 साइंटिस्ट को दिया गया, ठीक है जी। तो ये क्या है, साइंटिस्ट को दिए जाते हैं ये अवार्ड, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स को रिप्लेस किया इन्होंने, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्स BBC एंकर अवॉइड्स जेल ओवर रिपग्नेंट इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन। एक्स BBC एंकर मतलब जो न्यूज़ पे बोलते हैं एंकर, ह्यूव एडवर्ड्स अवॉइडेड जेल ओवर indecent pictures of children, ठीक है ना। तो जेल नहीं मिली, बट हाँ इसने डिसेंट पिक्चर्स शेयर करी थी। क्या नाम है, क्या कर दिया ये, एडवर्ड्स। जर्मनी एक्सपैंड्स बॉर्डर कंट्रोल मेजर्स टू कर्ब माइग्रेंट अराइवल्स। तो माइग्रेंट कौन है, जो इलीगली कंट्री को एंटर करना चाहते हैं, मतलब विदाउट परमिशन, उनको अपने देश के अंदर खतरा है तो यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, ठीक है ना। यूरोप जो है इन लोगों से दुखी हो गया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं संभाले जाते, तुम्हारे दूसरों के लोग कैसे। जर्मनी ऑन मंडे एक्सपेंडेड बॉर्डर कंट्रोल्स टू फ्रंटियर्स विद ऑल इट्स 9 नेबर्स इन होप ऑफ कर्बिंग द फ्लो ऑफ इरेगुलर माइग्रेंट्स। तो ये बोल रहे हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप आज आप चेक कर लेना edugiri.com पे कि सितंबर के MCQs लाइव हो जाएंगे, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड अगस्त में एक और 1 मोर टेस्ट हैज़ बीन एडेड, ठीक है ना, मोर एडेड, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड दीज आर बीइंग एडेड, जो भी मुझे नया मिलता है, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को कवर करना चाहिए, एक्स्ट्रा है वो मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। तो इसीलिए अगर आपने MCQs लिए हुए हैं तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी द हिंदू न्यूज़ तो बहुत बहुत अच्छे से हो ही जाएगी। आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो PIB के हैं, जो कहीं किसी वेबसाइट या मैगजीन से आ सकते हैं, वो भी आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। सो इंश्योर करो कि अगर आप रेगुलरली यहाँ पर क्लासेस लगा रहे हो तो आप MCQs में ज़रूर इन्वेस्ट करो। एंड बाय चांस अगर आपने अभी क्लासेस लगानी स्टार्ट करी हैं तो जो पिछला बैकलॉग है वो 1 शॉट्स के थ्रू कवर करो। आपका एग्ज़ाम अगर दिसंबर में है तो आपको जनवरी से करंट अफेयर्स करने हैं, अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर है तो आपको जून से करंट अफेयर्स करने हैं। तो अगर आपका जून जुलाई अगस्त का बैकलॉग है, आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो 1 शॉट्स में इन्वेस्ट करो। इसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस तो मिलती ही हैं, इसमें आपको डिजी नोट्स भी मिल जाते हैं, राइट, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर जाना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड प्लीज़ डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड अगर एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है और उसमें आपको लगता है कि हमने आपकी मदद करी है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप अगर हमें आके बताएंगे हम बच्चों को बताएंगे आगे, एंड ऐसे ही हमारा चैनल फिर और चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।